आज हम फार्मेकोलॉजी में क्या शुरू करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब्जॉर्प्शन है वो तो पढ़ लिया है जनरल फार्मेकोलॉजी में, अब क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अब अब्जॉर्ब होके दवाई कहाँ पे आ गई है, ब्लड में आ गई है, अब वो क्या हद तक पहुँचानी है, टिश्यू तक पहुँचानी है, यानी ऑर्गन्स तक पहुँचानी है। तो ये अपनी क्या है, एक वेसल्स है और ये अपना एक टिश्यू है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए अपन ने इस पेशेंट को दिया 200 mg दवाई दी, उसमें से ब्लड में कितनी आई, 100 mg आई, और इस 100 mg से 50 mg यहाँ आ गई। एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, यानी कि ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल। तो जो दवाई लिपिड सोल्यूबल होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो दवाई ब्लड में आई है उससे कितनी टिश्यू में गई है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, न कि 200 mg का हो रहा है, ठीक है। 200 mg तो दी थी पेशेंट को, लेकिन ब्लड में 100 mg आई है, तो 100 mg आई है तो उसमें से 50 mg गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तरह का और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है, इसमें ये भी दवाई है, ये टिश्यू है अपना कोई, और ये बड़ी है, ये क्या है, प्रोटीन्स है, जैसे ग्लोबुलिन होती है, एल्बुमिन होती है, ये प्रोटीन्स हैं। और ये अपनी दवाई है, ये तो छोटा मॉलिक्यूल है, ये तो चला जाएगा, आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। और जो दवाई इस प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी, जो दवाई इस प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी वो इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया अपना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को कम करती है, क्योंकि देखो जो छोटा मॉलिक्यूल्स है ड्रग्स का वो तो आसानी से क्रॉस कर जाता है मेम्ब्रेन को, लेकिन जब इस प्रोटीन पे अगर ये दवाई बाइंड कर गई प्रोटीन के साथ, तो ये क्या नहीं कर पाएगी, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को कम करती है। लिपिड सोल्यूबल है वो क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। तो जो अपना क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो किस पे डिपेंड करता है, एसिड पे, और एक बेसिक पे। एसिड बेसिक, एसिड और बेसिक। तो जो एसिड जो होती हैं, अपने पास ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एसिड और बेसिक। तो एसिड दवाई होती है वो तो किस पे जुड़ती है, एल्बुमिन पे। किस पे जुड़ेगी, एल्बुमिन पे। और बेसिक होती हैं वो किस पे जुड़ती हैं, वो अल्फ़ा ग्रुप पे, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं, अल्फ़ा एसिडिक ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, उस पे जाके जुड़ती है। और जो एसिडिक होती हैं वो ग्लोबुलिन पे जुड़ती हैं। तो जैसे एसिडिक अपने पास कौन कौन सी होती हैं, वारफेरिन होती है एक तो, और कौन होती है, एक अपने पास मिथोट्रेक्सेट होती है, और कौन सी होती है अपने पास, पारबिचुट, मिथोट्रेक्सेट, बारबिचुट और एस्पिरिन कर लो। क्या होता है, एस्पिरिन। तो ये दवाई होती हैं वो तो एल्बुमिन पे जुड़ती हैं। और जो एसिडिक दवाई होती हैं वो जैसे डाइक्लोफेन है, सोडियम है, उससे सॉल्ट बनाती हैं। और
और जो बेसिक होती हैं वो क्लोराइड और ब्रोमियम और सल्फेट से क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं, क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं। और जो अल्फ़ा एसिडिक ग्लोबुलिन प्रोटीन पे जो दवाई जुड़ती हैं उनके लास्ट में INE होता है, इन, जैसे कि एट्रोपिन, क्या है, एट्रोपिन, एट्रोपिन के लास्ट में क्या होता है, INE आता है, एट्रोपिन के लास्ट में क्या आता है, INE। तो ये क्या हो गई अपनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में अपन ने दो चीज़ पढ़ ली, एसिडिक और बेसिक। दो तरीके की दवाई होती हैं, जो एसिडिक होती हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन पे जुड़ती हैं और जो बेसिक होती हैं वो अल्फ़ा एसिडिक ग्लोबुलिन प्रोटीन पे जाके जुड़ती हैं। अल्फ़ा वाली कौन सी होती हैं, इन, जिनके लास्ट में क्या आता है, INE, इन, यानी कि एट्रोपिन। और एसिडिक है वो एस्प्रिन, बारबिटूरेट और मेथोट्रेक्सेट। ये दवाई होती हैं जो किस पे जुड़ती हैं, एल्बुमिन प्रोटीन पे जुड़ती हैं। अब मान लीजिए अपने पास कोई क्या है, एक ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एल्बुमिन मान लो इसको, ठीक है। तो इस पे कोई भी दवाई आके जुड़ सकती है, यानी कि इसकी जो साइट है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं, नॉन स्पेसिफिक होती हैं। जो एसिडिक होती हैं वो तो किस पे जुड़ती हैं, एल्बुमिन पे ही जाके जुड़ती हैं। तो अगर आप वारफिन दोगे, क्या दोगे, मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने क्या दिया, वारफरिन दिया, वारफरिन दिया, तो वारफरिन की जो कैपेसिटी होती है एल्बुमिन प्रोटीन पे जुड़ने की, वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 99% है। कितनी है, 99% है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है वो क्या है, फ्री है। तो अपने को एक मॉलिक्यूल चाहिए तो ठीक है, वारफरिन के 99 मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे बाइंड हो जाएंगी, इस प्रोटीन पे बाइंड हो जाएंगी। कहाँ बाइंड हो जाएंगी, इस प्रोटीन पे बाइंड हो जाएंगी। तो वो तो क्या ऑर्गन या टिश्यू में जा नहीं सकते, लेकिन एक अणु है जो फ्री है वो जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है। अब इसमें एक मान लीजिए एक पेशेंट ने वारफरिन ले रहा था कई दिनों से और उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और उसको डॉक्टर ने क्या दे दी, सल्फोनामाइड दे दी। क्या दे दी, सल्फोनामाइड दे दी। और सल्फोनामाइड है वो क्या होती है, इसकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। अब इन दोनों में कंपटीशन है, वारफरिन और सल्फोनामाइड दोनों में क्या है, कंपटीशन है कि मैं जुड़ूं इस पे। वारफरिन कहता है मैं जुड़ूंगा इस पे, तो फिर कौन सबसे पहले जुड़ेगा, सल्फोनामाइड है वो जुड़ेगा। वो जुड़ेगा तो वारफरिन का एक मॉलिक्यूल और फ्री हो जाएगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल फ्री हो गए हैं। अब क्या हो गई है, वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो क्या होता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है। क्या होती है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है। दूसरा है ड्यूरेशन। क्या है, ड्यूरेशन। तो इस ड्यूरेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए वारफरिन के 99 मॉलिक्यूल्स है वो इस प्रोटीन पे बाइंड हो गए, अभी एक फ्री हुआ, फिर थोड़ी देर बाद में, कुछ घंटों बाद में दूसरा फ्री होगा, यानी कि ये बॉडी में लंबे समय तक पड़ी रहती है, यानी कि स्टोरेज रहती है। तो धीरे धीरे करके ये ब्लड में अपने उस ऑर्गन तक जाती रहती हैं। तो जो स्टोरेज है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन। तो ये लंबे समय तक बॉडी में रहती हैं। फिर जो दूसरा है अपना वो है डायलिसिस। क्या है, डायलिसिस। अब जो अपन डायलिसिस करते हैं उसमें क्या करते हैं, ब्लड को फ्रेश करते हैं, यानी कि जो ड्रग्स ब्लड में जो दवाई है उसको हटा लेते हैं। पर क्या अपन प्रोटीन को भी रखते हैं क्या बाहर,
ब्लड से उसमें डायलिसिस में प्रोटीन को डायलिसिस नहीं करते हैं, तो प्रोटीन को डायलिसिस करेंगे तो हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा पेशेंट में। तो कभी भी डायलिसिस करते हैं तो प्रोटीन को डायलिसिस नहीं करते हैं, प्रोटीन वापस आ जाती है, तो प्रोटीन के साथ ड्रग्स भी वापस आ जाएगी, तो डायलिसिस का कोई मतलब नहीं रहा। वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होगी तो डायलिसिस करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसमें डायलिसिस इफेक्टिव नहीं है? तो सबसे पहली जो ड्रग्स है वो है विरापामिल। क्या है? विरापामिल। क्या है? विरापामिल। दूसरी जो ड्रग है वो है ओपियोइड्स। क्या है? ओपियोइड्स। विरापामिल, ओपियोइड्स, और फिर है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के बाद में है डाइजापाम। डाइजापाम जो क्या है, डिप्रेशन, बेंजोडाइजेपिन होती है ना डाइजापाम। बेंजोडाइजेपिन होती है। और फिर है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन्स, विरापामिल, ओपियोइड्स, डिजॉक्सिन, डाइजापाम, ये क्या होती हैं अपनी, इनके अंदर कोई भी मतलब कि डायलिसिस करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? हाई प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, प्रोटीन पे बाइंड कर जाती हैं, इसलिए इनमें डायलिसिस है वो क्या है, अफेक्टिव नहीं है। क्या है? अफेक्टिव नहीं है, डायलिसिस अफेक्टिव नहीं है इन सब में। आगे चलते हैं, किस में अफेक्टिव है? तो अफेक्टिव किस में है? वो है लिथियम में। लिथियम में डायलिसिस क्या है, अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई तो अपन डायलिसिस कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, अफेक्टिव है। और एस्प्रिन, एस्प्रिन में भी क्या है, डायलिसिस है वो क्या है, अफेक्टिव है। और अपने पास क्या है, एस्प्रिन, लिथियम, और इसके अलावा है अपने पास मिथेनॉल। क्या है? मिथेनॉल। एस्प्रिन, लिथियम, मिथेनॉल, इनमें क्या है, डायलिसिस है वो क्या है, अफेक्टिव है। मिथेनॉल, लिथियम और एस्प्रिन में क्या होता है, डायलिसिस है वो इफेक्टिव है, लेकिन एम्फेटामिन और विरापामिल और वो क्या नाम है, ओपियोइड्स, और अपनी कौन से डाइजापाम, इनमें क्या था, डिजॉक्सिन, इनमें डायलिसिस है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। यानी कि जो अपने एम्फेटामिन है, डिजॉक्सिन है, डाइजापाम है, ओपियोइड्स हैं, इनमें क्या है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव किस में है, मेथेनॉल में इफेक्टिव है, और लिथियम में इफेक्टिव है, एस्पिरिन में डायलिसिस क्या है, इफेक्टिव है। इन सब में क्या होगा, इफेक्टिव होगा।
अब अपन एक चीज़ पढ़ते हैं बैरियर के बारे में। किसके बारे में? बैरियर के बारे में। ये मान लीजिए अपना क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में अगर ड्रग्स को जाना होगा, मान लीजिए ब्लड से ड्रग्स यहाँ आएगी तो इसको कोई बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ आएगी, वो क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आएगी। अब जो ये जगह जो बची हुई है इसको क्या कहते हैं, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन कहते हैं। ये ब्रेन में बहुत सारे होते हैं, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे जो फार्मेकोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, इस एरिया को बोलते हैं अपन CTZ। क्या बोलते हैं? CTZ। ये जो CTZ होता है, इसमें क्या होता है, जब भी अपन कोई भी दवाई देते हैं वो क्या करती है, ब्रेन के CTZ भाग में पहुंच जाती है। तो मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है जो हर ड्रग्स के साथ पाया जाता है, नोजिया वोमिटिंग है, वो सब दवाई के साथ होता है। साइड इफ़ेक्ट नोजिया वोमिटिंग सिर्फ एंटीएमेटिक और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। एंटीएमेटिक और एंटीसाइकोटिक, साइकोटिक जो ड्रग होती हैं वो क्या नहीं करती हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट मोस्ट कॉमनली क्या नहीं होता है, नोजिया वोमिटिंग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिर्फ ये इन दो ड्रग्स में नोजिया वोमिटिंग नहीं होता, और सारे ड्रग्स में क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग साइड इफ़ेक्ट होता है। और जो एंटीसाइकोटिक जैसे कि हेलोपेरिडोल वगैरह होती हैं वो ग्रुप्स होता है, उनके साथ क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग है, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और सब ड्रग के साथ ये साइड इफ़ेक्ट होता है। अब ये जो बैरियर है ये एक जगह और भी होता है, प्लेसेंटल बैरियर। कौन सा? प्लेसेंटल बैरियर। कौन सा है? प्लेसेंटल बैरियर। जो प्लेसेंटल बैरियर है, प्लेसेंटल बैरियर, जो दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं तो वो क्या सारी की सारी ड्रग्स हैं वो बच्चे को अफेक्ट करती हैं? नहीं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती हैं, उन ड्रग्स को अपन नहीं देते हैं। ठीक है, जो ड्रग्स टेरेटोजेनिक होती हैं यानी कि वो ऑर्गन माल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रोक देती हैं, तो वो ड्रग्स अपन नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं? दो ही ड्रग्स हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं। एक तो अपना है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। और एक क्या है? हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन और इंसुलिन है वो क्या नहीं करते हैं, हिपेरिन और इंसुलिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं, और सारी ड्रग्स है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। तो अपन जो ड्रग्स टेरेटोजेनिक अफेक्ट करती है वो प्रेगनेंसी में अपन नहीं देते हैं, यानी कि माल फॉर्मेशन यानी कि ऑर्गन डेवलप होते हैं उस टाइम तो वो होने नहीं देती हैं, तो वो टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती हैं। जैसे अपन एक ड्रग्स पढ़ेंगे, थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड होती है, ये क्या करती है, ये दवाई पहले यूज की जाती थी, किस लिए यूज की जाती थी,
जो प्रेगनेंसी के दौरान जो सुबह सुबह मॉर्निंग वीकनेस आती है उसके लिए थैलिडोमाइड दी जाती थी। तो जिनको थैलिडोमाइड दी गई थी उनमें बच्चे हैं, उनके हाथ पांव हैं वो छोटे हो गए, हाथ पांव हैं वो क्या हो गए, छोटे हो गए, यानी बच्चा कैसा दिख रहा था, मछली जैसा दिखता है। तो उसे क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया। क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया। फिक्कोमेलिया क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया। फिक्कोमेलिया उस बच्चे को क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया कहते हैं। लेकिन ये थैलिडोमाइड है कुछ दिनों बाद वापस मार्केट में आ गई। थैलिडोमाइड का यूज है वो किस में करते हैं, मल्टीपल माइलोमा में। किस में करते हैं, मल्टीपल माइलोमा में थैलिडोमाइड यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अपन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि थैलिडोमाइड है वो क्या है, टेरेटोजेनिक ड्रग्स है, यानी कि माल फॉर्मेशन को रोकती है, इसलिए अपन प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं इसको। बाकी सब जगह मतलब मल्टीपल माइलोमा में अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में थैलिडोमाइड को यूज करते हैं, और प्रेगनेंसी में थैलिडोमाइड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा है वो कैसा, मछली जैसा दिखेगा, जिसे क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया। क्या कहते हैं, फिक्कोमेलिया। अगला जो अपना है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने देख लिया, लिपिड सोल्यूबल देख लिया, और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देख ली, बैरियर भी देख लिया। तो जो बैरियर्स हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है, और जो प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, कम करता है। और जहाँ बैरियर होता है वहाँ ड्रग्स को क्या करना पड़ता है, जो लगाना पड़ता है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्टकट में वीडी लिखते हैं इसको। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अमाउंट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो ये अमाउंट है वो कौन सी लेंगे, यहाँ पे अमाउंट है वो अमाउंट आएगी जो ब्लड में पहुँची है। शुरुआत में देखो मैंने बताया था ना, एक एग्जांपल देके आपको, ये वाली अमाउंट होगी, कौन सी होगी, ये वाली अमाउंट होगी, न कि ये वाली, ये नहीं लेंगे। जो ब्लड में जो अमाउंट पहुंची है वो ही लेते हैं अपन। तो आईवी जो भी पहुंची, आईवी यानी कि आईवी देते हैं, वो सीधी ब्लड में जाती है, तो अमाउंट है वो आईवी वाले लेंगे, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 5 आदमी बना लेते हैं। ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है, ये तीसरा आदमी है, और ये चौथा आदमी है, ठीक है। 5 आदमी नहीं बनाएंगे, 4 ही बनाएंगे, ठीक है। ये आदमी क्यों बनाए हैं, चौथा भी ज़्यादा बना दिया, 3 ही बनाएंगे, 3 में ही समझ लेंगे। अब जो है मानेंगे अपन सब कुछ। इसमें भी कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, माना कि इसमें 5 लीटर प्लाज्मा, इसमें भी 5 लीटर ही है प्लाज्मा, इसमें भी 5 लीटर ही है प्लाज्मा। तीनों में प्लाज्मा क्या है, बराबर है। और इन सबको मैंने एक गोली दी 100 mg, इसको भी मैंने 100 mg की एक गोली दी, इसको भी मैंने 100 mg की एक गोली दी, ठीक है। अपन क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अमाउंट जो ब्लड में पहुंची और अमाउंट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन ने कितनी दी है उसको, ठीक है।
अब उसके ऑर्गन तक कितनी गई है, मान लो इसके ऑर्गन में गई नहीं है, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 20 आ जाएगा पर लीटर। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 mg पर लीटर। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास क्या आ गई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ गई है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100/20, यानी कि 100 दी, 100 की 100 किस में चली गई, ब्लड में चली गई। अब अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये 5 लीटर ही आ गया। कितना आ गया, 5 लीटर। अब दूसरे केस में देखते हैं, दूसरा आदमी अगली स्लाइड पे बना लो, यही बना लेते हैं दूसरा आदमी भी, ये अपना दूसरा आदमी है, ठीक है। तो अब जो दूसरा आदमी है उसमें अगर अपन क्या निकालेंगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी कितनी आएगी, उसको अपन ने 100 mg गोली दी, तो उसकी मान लो 50 mg है, वो एक ऑर्गन ने खा ली, यानी कि किडनी खा गई। ये यहाँ पे इसमें क्या है, किडनी है, इसने 50 mg दवाई खा ली। कितनी खा ली, 50 mg दवाई खा ली है। तो 50/5, तो ये कितना आ जाएगा, 10 mg पर लीटर। अब अपने को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इसमें, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए अपन ने टोटल अमाउंट कितनी दी थी, 100 ग्राम दी थी, 100 mg, सॉरी 100 ग्राम नहीं, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 10 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा आदमी है उसके अंदर भी क्या है, अपने को प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालनी है। अब जो तीसरा आदमी है, तीसरे आदमी में एक इतना बड़ा ऑर्गन बैठा है, इसके अंदर लीवर है। ये जो लीवर है इसने इसकी 90% दवाई को ले लिया, यानी कोई टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो अब इसमें तो कितनी बची, 10 के आसपास। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने के लिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10/5, यानी कि 2 mg पर लीटर। तो इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भैया, 100/2, यानी कि 50 लीटर। कितना हो जाएगा, 50 लीटर। कितना हो जाएगा, 50 लीटर। तो ये जो अपन ने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है ये क्या है, हाइपोथेसिस, यानी कि अपन ने माना है। ये एग्जैक्टली अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा तो उसके एक एक ऑर्गन को, एक एक टिश्यू को निकाल के देखना पड़ेगा। किडनी को निकाल के देखो कितनी गई, लीवर को निकाल के देखो कितनी गई, तो इससे क्या होगा, आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, एक हाइपोथेसिस, मतलब कि माना गया है। तो ये लगभग उसके सही, लगभग सही होता है, लेकिन एकदम सही नहीं होता है। ये वैल्यू एकदम सही नहीं है। ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका।
क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन है वो किस में देते हैं? क्लोरोक्विन देते हैं मलेरिया में। और ये मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम है वो अपना किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम अपना है वो किस में होता है? आरबीसी में होता है। किस में होता है? आरबीसी में होता है। अब अपन ने क्लोरोक्विन के मान लीजिए 900 mg दी, 900 mg दी, ब्लड में 100 पहुंची, एक भूखा ऑर्गन बैठा था या टिश्यू है, उसने 100 ले लिए, ठीक है। अब ये जब तक भूखा रहेगा इसकी डिमांड है वो मतलब कि 900 mg पूरी ले लेगा ये दवाई। ऐसे करके ये लेता रहेगा तो ये पैरासाइट, ये जो प्लाज्मोडियम है ये तो मरेगा ही नहीं, इस पर कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो 900 mg अपन ने दी है ये 100 mg यहाँ आई और 100 mg इसने ऑर्गन ने ले ली, तो कोई इफेक्ट नहीं आया इसका। ऐसे करके 100 करके ये लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया, और जैसे ही 900 हुई, 900 होते ही ये ऑर्गन बोला बस अब नहीं चाहिए, पेट भर गया, पेट भर गया इसका, अब नहीं चाहिए। अब अपन ने इस पेशेंट को दी 1000 mg, 1000 mg दी तो उसमें से 100 यहाँ बच गई ब्लड में, 900 तो वहाँ चली गई। तो 1000 mg दी तो 100 तो यहाँ बच गई, तो ये 100 है वो इस पैरासाइट को मारने में काम करेगी। और इस 100 में से भी 6 घंटे बाद में मान लीजिए 50 mg है वो टूट गई, काम हो गया, मेटाबोलाइज हो गई, तो अब कितनी बची? 50 ही बची। कितनी बची? 50 ही बची। तो अपने पास एक क्या होता है? लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज का फॉर्मूला आ जाएगा कैसे? लोडिंग डोज बराबर क्या होगा? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट कंसंट्रेशन। तो लोडिंग डोज बराबर क्या होता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस टिश्यू को लोड कर दिया गया है, इसमें दवाई भर दी गई है, लोड कर दिया गया है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लव, एल और वी, लव से भी याद कर सकते हो। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है लोडिंग डोज। एक होता है मेंटेनेंस डोज। क्या होता है? मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज जैसे कि ये है, अब आपने क्या है 50 ही इसकी बची है, 50 मेटाबोलाइज हो गई, तो क्या दोबारा से 1000 थोड़ी ना देनी पड़ेगी, 50 ही तो देनी है। तो मेंटेनेंस डोज बराबर क्या है? क्लियरेंस इनटू टारगेट कंसंट्रेशन। क्या है? टारगेट कंसंट्रेशन, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये भी, सॉरी, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोडिंग डोज बराबर क्या होता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और तो मल्टी डोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट अपन किस पे बात करेंगे? मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मेटाबॉलिज्म पे।